दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बेहद शांत और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसका नाम है मृत्यु क्या है। ये कहानी जीवन, रिश्तों और विदाई के उस पहलू को छूती है जो अक्सर अनकहा रह जाता है, पर महसूस बहुत होता है। जैसे जैसे आप इसे सुनते जाएंगे, आपका मन हल्का होता जाएगा और एक मीठी सी नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतरने लगेगी। अगर आपको ऐसी ही सुकून भरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर 2 दिन में एक नई कहानी आपकी नींद को और गहरा बनाने आती है। तो अब बस सांस लें, आंखें बंद करें और चलें एक शांत यात्रा पर, जहां मृत्यु का अर्थ डर नहीं, समझ बनकर आता है। सुबह का समय था, लेकिन सूरज जैसे आकाश से नाराज होकर नहीं निकला था। खिड़की की झिड़ी से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, पर कमरे के भीतर का अंधकार वैसा ही था, गहरा, स्थिर और ठहरा हुआ। एक ऐसी चुप्पी जो किसी के जाने के बाद घर में रह जाती है। एक सन्नाटा जो शब्दों से नहीं, स्मृतियों से भरता है। आयुष की आंखें खुली थीं, लेकिन वो जागा नहीं था। वो कई दिनों से बस देख रहा था, दीवारों को, छत को, घड़ी की टिक टिक को और उन यादों को जो हर कोने में चुपचाप बैठी थीं। उसकी आंखों के सामने सिया का चेहरा था, जैसे वो अब भी मुस्कुराकर कहे, उठो ना आयुष, चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन अब कोई आवाज नहीं आती, बस एक खालीपन, जैसे किसी ने जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से को चुपचाप चुरा लिया हो। बिस्तर के पास वाली मेज पर अब भी सिया की चूड़ियां रखी थीं, जिन्हें उसने अस्पताल ले जाते समय जल्दी में उतारा था। वो चूड़ियां नहीं थीं, जैसे उसकी हंसी की अंतिम गूंजें थीं। आयुष ने उन्हें धीरे से उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। किसी की याद को छूना, किसी के स्पर्श को महसूस करना, जब वो कभी लौट नहीं सकता, ये यातना की सबसे गहरी परत होती है। 4 दिन हो गए थे सिया को गए हुए। एक सड़क हादसा, बारिश की रात और एक फोन कॉल जिसने आयुष की पूरी दुनिया को तोड़कर रख दिया। क्या आप मिस्टर आयुष सक्सेना हैं? हमें खेद है, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट में। बस इतना ही सुना था उसने। बाकी शब्द धुंधले थे, जैसे किसी भयानक सपने में कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी, नंगी, क्रूर और ठंडी। वो उठकर कमरे की अलमारी की तरफ गया। सिया ने हमेशा उसे कहा था कि मेरे कपड़े कभी मत फेंकना, उनमें मेरी खुशबू बसी है। आज उस अलमारी को खोलते हुए जैसे आयुष डर रहा था, क्या उसकी खुशबू अब भी होगी? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिया की रंग बिरंगी साड़ियां उसकी आंखों के सामने लहरा गईं। उनमें से एक, पीली, जिसे वो उनकी 5वीं सालगिरह पर पहनकर आई थी, सामने थी। उसने वो साड़ी अपने चेहरे से लगाई और आंखें बंद कर लीं। उस कपड़े में अब भी वो गंध थी, सिया की, पर उसी साड़ी में लिपटी एक सच्चाई भी थी। सिया अब नहीं है। मृत्यु क्या है? ये सवाल अब उसके जहन में हर वक्त गूंजता था। क्या मौत का मतलब किसी का पूरी तरह मिट जाना है, या किसी और जगह, किसी और रूप में उसका अस्तित्व बना रहता है? आयुष इन दिनों हर रात इंटरनेट पर कुछ ना कुछ खोजता रहता था। What happens after death? Does soul exist? Signs that dead ones are still with us. What is moksha? लेकिन कोई जवाब नहीं था जो सिया की खाली जगह को भर पाता। हर जवाब और ज्यादा सवाल पैदा कर देता। उस शाम जब अंधेरा धीरे धीरे कमरे में घुल रहा था, दरवाजे की घंटी बजी। किसी ने कई दिनों से आयुष के घर आने की हिम्मत नहीं की थी। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। लंबी दाढ़ी, सफेद धोती और कंधे पर पड़ा एक झूठ का झोला। आंखों में एक अजीब सी शांति जो किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती। मैं यहां सिया से मिलने आया था, उसने धीरे से कहा। आयुष चौंका। आप कौन? एक पथिक, एक पुराना अरणी। क्या मुझे अंदर आने दोगे? आयुष के मन में उलझन थी। कौन था यह आदमी और कैसे जानता था वह सिया को? 4 दिनों से कोई मिलने नहीं आया था, और आज जब मन में थोड़ी सी स्थिरता लौटने लगी थी,
यह अजनबी आ खड़ा हुआ। आपने कहा आप सिया से मिलने आए हैं? आयुष की आवाज में संशय था और थोड़ी नाराजगी भी। हां, उस वृद्ध ने फिर कहा, लेकिन शायद अब मिलने की जरूरत नहीं रही। आयुष की भौहें सिकुड़ी। क्या मतलब है आपका? बूढ़ा व्यक्ति बिना जवाब दिए धीमे कदमों से अंदर आ गया। आयुष हैरान होकर बस उसे देखता रह गया। कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं, जैसे वो उस घर को जानता हो, जैसे वो सिया को बहुत पहले से जानता हो। वह सीधा जाकर उस दीवार के पास बैठ गया जहां सिया की तस्वीर रखी थी, हार से सजी अगरबत्ती की हल्की सी महक के बीच। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाया, जैसे कोई मंत्र, जैसे कोई संवाद। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब भी वैसी ही शांत थीं, जैसे उसमें दुनिया के सारे उत्तर समाये हों। क्या आप मुझे बताएंगे आप हैं कौन? आयुष अब थोड़ा कठोर हो गया। वृद्ध मुस्कुराया। मुझे लोग पथिक कहते हैं, जो चलता रहता है। न किसी एक स्थान से बंधा हूं, न किसी एक शरीर से। मैं आता हूं वहां जहां कोई मृत्यु के आगे खड़ा होता है, अकेला, टूटा हुआ और खोज में। तो क्या आप साधु हैं बाबा? आयुष ने व्यंग्य से पूछा। मैं सिर्फ एक दर्पण हूं, पथिक ने उत्तर दिया, जिसमें मृत्यु अपनी असल शक्ल दिखाती है। ये उत्तर अजीब था, मगर जो चीज और ज्यादा अजीब थी वो थी उसकी आंखों में गहराई, जैसे वह कोई दिखावा नहीं कर रहा था। आपने सिया को कैसे जाना? आयुष ने पूछ ही लिया। वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानता था कि उसकी आत्मा जल्द ही मुक्त होगी। तुम्हारा बंधन उससे गहरा था, पर अधूरा भी। आयुष अब परेशान हो उठा। देखिए, मैं किसी तांत्रिक से मिलने में विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ बस शांति चाहता हूं। मेरी पत्नी मर चुकी है। आप अगर उसका नाम लेकर मुझे कोई आध्यात्मिक जाल में फंसाने आए हैं, तो शांति तब मिलती है जब मृत्यु को समझा जाए, सिर्फ सहा न जाए। पथिक ने धीरे से कहा, और तुम अब तक मृत्यु को एक हादसा मानते हो, पर वो सिर्फ एक द्वार है आयुष, एक यात्रा की शुरुआत। तुम पूछते हो मृत्यु क्या है, तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। कैसे? आयुष ने पूछा, व्यथित और व्याकुल दोनों। पथिक ने अपनी झोली से एक छोटी सी माला निकाली, काले चंदन की, और उसे आयुष की ओर बढ़ाया। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि सिया कहाँ है और मृत्यु क्या है, तो इस यात्रा पर चलो मेरे साथ। लेकिन यह रास्ता कठिन है। इसमें सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा खोलनी पड़ती है। आयुष उस माला को देखता रहा। उसकी उंगलियां कांपी। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या यह पागलपन है? क्या यह धोखा है? या सचमुच कोई रहस्य है मृत्यु के उस पार? वह जानता था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और तभी उसने माला को छू लिया। माला उसके हाथ में आते ही एक ठंडी लहर उसकी हथेली से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर कोई पुराना द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो, जैसे किसी ने भीतर की किसी गूंगी सीपी को सहला दिया हो। अब अपनी आंखें बंद करो। पथिक की आवाज जैसे गहराई से आई, शांत, स्थिर और समय से परे। आयुष ने अनजाने में वैसा ही किया। माला उसकी मुट्ठी में कस गई। उस पल जैसे उसकी सांसें धीमी हो गईं, धड़कनें स्थिर हो गईं और समय जैसे ठहर गया। फिर शुरू हुआ कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं जाना था। चारों ओर अंधकार था, लेकिन वो डरावना नहीं था। वो अजीब तरह से शांत और सुरीला था। उस अंधकार में कोई हल्की सी नीली रोशनी तैर रही थी, जैसे जल के भीतर से आती हो। उसने अपने हाथ देखे, लेकिन वो हाथ नहीं थे, सिर्फ एक एहसास था, एक उपस्थिति। वो किसी शून्य में था। न धरती थी, न आकाश, न समय, न दिशा। और फिर अचानक एक स्वर उभरा। तुमने पूछा मृत्यु क्या है? वो आवाज सिया की थी। आयुष ने घूमने की कोशिश की, पर वहां कोई दिशा नहीं थी। फिर भी वह जानता था सिया वही है। सिया, सिया, तुम हो? उसकी चेतना चीखी।
पर वो आवाज शब्द नहीं बनी, बस तरंगों में बदल गई। मैं वहीं हूं जहां प्रेम होता है, जहां बंधन शुद्ध होते हैं। पर तुमने मुझे सिर्फ शरीर में देखा आयुष, तुमने मुझे सिर्फ उस रूप में चाहा जो मिट्टी था। मेरी आत्मा बहुत दूर तक फैली है। वो शब्द नहीं थे, बस भावनाएं थीं जो उसकी चेतना में उतर रही थीं, जैसे संवाद हो रहा हो दिल और आत्मा के बीच। फिर एक रोशनी तेज हुई और उस प्रकाश में उसने सिया को देखा, लेकिन ये वही सिया नहीं थी जो वो जानता था। उसका चेहरा शांत था, आंखें भीतर देखती हुई, और उसका शरीर जैसे प्रकाश से बना हो। मृत्यु कोई अंत नहीं आयुष, वो उस कपड़े का उतरना है जो आत्मा ने पहन रखा था। तुम्हारा दुख मेरे लिए एक बंधन बन रहा है, मुझे मुक्त होने दो, और खुद को भी। उसका चेहरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नहीं सिया, रुक जाओ, आयुष चीखा, अब शब्दों में, अब भाव में, अब प्रेम में। पर सिया सिर्फ मुस्कुराई। मुझे पथिक ने भेजा है, वो तुम्हें इस यात्रा पर ले जाएगा, मृत्यु से परे, जीवन से परे, जहां तुम मुझे दोबारा समझोगे, न केवल प्रेम से बल्कि आत्मा से। वो प्रकाश फैल गया और उसकी चेतना एक बार फिर डूब गई अंधकार में। जब आयुष ने आंखें खोली, वो जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पथिक पास बैठा था, उसकी आंखें बंद, जैसे ध्यान में लीन हो। कमरे में अब भी वही माला थी, पर उसकी रंगत बदल गई थी। अब उसमें हल्की नीली आभा थी। आयुष कांपते हुए उठा। उसके माथे पर पसीना था, पर दिल में एक अजीब सी हल्कापन। क्या वो सच में थी? उसने फुसफुसाकर पूछा। पथिक ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराया। तुमने स्वप्न द्वार पार किया है। अब जो यात्रा शुरू हुई है वो यथार्थ से परे है। सिया वहां है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें स्वयं को छोड़ना होगा, अपने मैं को त्यागना होगा। तभी तुम मृत्यु को पहचान पाओगे। कमरा अब भी वही था, वही दीवारें, वही खामोशी, वही सिया की तस्वीर। लेकिन आयुष अब वैसा नहीं था। जिस व्यक्ति ने 4 दिन पहले अपनी पत्नी को खोया था, वो अब आत्मा के संसार में पहला कदम रख चुका था। पथिक ने चुपचाप एक बात कही, तुम्हारा शोक केवल इस जन्म का नहीं है आयुष। तुमने सिया को पहले भी खोया है और शायद फिर खोओगे जब तक तुम बंधे रहोगे। पहले भी? आयुष ने चौंक कर पूछा। पथिक ने एक मिट्टी का पात्र अपने झोले से निकाला। उसमें कुछ राख जैसी भूरी धूल थी। उसने कहा, यह पवित्र भस्म है। यह किसी साधारण चिता की नहीं, ये स्मृति की भस्म है। जो इसे माथे पर लगाता है उसके भीतर की नींद टूटती है। आयुष अब कुछ सोच नहीं पा रहा था, वह बस जानना चाहता था, सिया को, मृत्यु को, आत्मा को। उसने पथिक के हाथ से भस्म ली और अपने ललाट पर लगा ली। अगले ही क्षण जैसे कमरा गायब हो गया। वह एक नया स्थान था, गर्म, धूप भरा और रेत की खुशबू से भरा। चारों ओर लोग थे, ऊंचे पगड़ीधारी, स्त्रियां घूंघट में, बैलगाड़ियां और राजस्थानी बोली। आयुष अब खुद को राजा विक्रम के नाम से जानता था। मारवाड़ की धरती पर एक जागीरदार, जिसने अपने समय में एक बंजारा स्त्री से प्रेम किया था। वह स्त्री सिया थी, लेकिन उसका नाम तब था मीरन। उन दोनों का प्रेम समाज की सीमाओं से बाहर था और उसकी सजा थी मृत्यु। एक रात राजा विक्रम के सामने मीरन को झड़ देकर मार दिया गया। उसने उसे रोते हुए अपनी बाहों में लिया था, ठीक वैसे ही जैसे अस्पताल की ठंडी बेंच पर आयुष ने सिया को अंतिम बार पकड़ा था। मैं फिर लौटूंगी, मीरन की आंखें बुझते हुए कहती हैं। मृत्यु क्या है विक्रम? सिर्फ देरी है मिलन में। अब वह एक दूसरा समय है, बंबई 1942, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। आयुष इस बार कोई राजा नहीं, एक क्रांतिकारी है, आनंद। और सिया, वह इस जन्म में एक नर्स है, सरिता, जो घायल क्रांतिकारियों की मदद करती है। आनंद और सरिता दोनों ही जानती हैं कि वे इस युद्ध में शायद नहीं बचेंगे, पर उनका प्रेम शब्दों में नहीं, बलिदान में बसता है। एक दिन बम धमाका होता है, सरिता उसी में चली जाती है।
आनंद जेल में बैठकर एक वाक्य अपनी डायरी में लिखता है, मृत्यु क्या है? वही जो हर जन्म में उसे मुझसे छीन ले जाती है। आयुष की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जमीन पर बैठा कांप रहा था। पथिक शांत खड़ा था, जैसे वह यह सब पहले भी देख चुका हो। अब समझे आयुष? पथिक ने पूछा। मैंने उसे हर जन्म में खोया है। आयुष बुदबुदाया। क्यों? क्यों हर बार? क्योंकि तुम हर बार प्रेम को पाना चाहते हो, पर प्रेम कभी पाया नहीं जाता, वह सिर्फ जिया जाता है। जब तक तुम उसे पाना चाहोगे, उसे खोते रहोगे। जब तुम उसे मुक्त कर दोगे, तभी वो तुम्हारे भीतर बस जाएगा। कमरा अब भी शांत था, लेकिन अब उसकी दीवारों में अनकहे जीवनों की गूंज थी। आयुष जमीन पर बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में सवाल और आत्मा में बोझ। 3 जन्मों में 3 बार सिया को खोने की पीड़ा अब केवल दुख नहीं थी, वह एक उत्तरदायित्व बन गई थी। क्या यह उसका भाग्य था या उसके अपने भीतर की कोई अधूरी समझ? पथिक धीरे से पास आया। उसने आयुष के कंधे पर हाथ रखा। अब समय है अपने भीतर उतरने का, उसने कहा। तुमने जन्म देखे, प्रेम देखा, पीड़ा जानी, लेकिन अब तुम्हें देखना है स्वयं को, आत्मा को, उसकी गांठों को, उसकी इच्छाओं को, जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती है। कैसे? आयुष की आवाज टूटी हुई थी। पथिक ने अपनी झोली से एक तांबे की थाली निकाली, उसमें जल डाला और फिर एक दीपक जलाकर उसके पास रख दिया। इस जल में देखो, लेकिन आंखों से नहीं, भीतर से। जो दिखेगा वही तुम्हारा भार है। जल का रहस्य आयुष ने जैसे ही थाली की ओर देखा, उसमें एक अजीब सी लहर उठी। पानी स्थिर था, लेकिन उसमें जैसे कोई दृश्य बनने लगे थे, उसके ही जीवन के। वो दृश्य उभरे जिनमें वह सिया को अनदेखा करता था, जब वह मोबाइल में खोया रहता था और सिया उसकी आंखों में कुछ ढूंढती थी। वो रातें उभरी जब सिया ने धीरे से पूछा था, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते आयुष? और वह बस चुप रहा था। वो पल सामने आया जब सिया ने कहा था, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं लगती अब। और उसने कहा था, जरूरत तो आदत होती है। अब वो शब्द उसके कानों में लोहे की तरह बज रहे थे। फिर वह दृश्य आया, अस्पताल का, जब डॉक्टर ने सिर हिला दिया था और सिया की उंगलियां उसकी हथेली में ढीली हो गई थीं। सिया, सिया, मैं यहां हूं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा की सच्चाई पानी से एक सवाल उभरा, तुमने सिया को प्रेम किया या सिर्फ खोने से डरा? आयुष कांप उठा। पथिक बोला, हर जन्म में तुमने सिया को चाहा, पर उसकी आत्मा को नहीं पहचाना। प्रेम तब पूर्ण होता है जब वह मुक्त होता है। जब तक तुम उसे अपना मानते रहे, तुम उसे बांधते रहे। तो क्या अब मैं उसे मुक्त कर सकता हूं? आयुष ने पूछा, जैसे अंतिम उम्मीद थाम ली हो। हां, पथिक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना आत्मा का भार त्यागना होगा, पछतावे का, स्वार्थ का, अधिकार का। मैं तैयार हूं। आयुष ने गहरी सांस ली। पथिक ने एक चाकू जैसा पतला धातु का टुकड़ा निकाला, लेकिन वह धार का नहीं था, प्रकाश का था। यह प्रतीक है, उसने कहा, कि अब तुम अपने भीतर की गांठें काटने को तैयार हो। इसे अपने दिल पर रखो, वहां जहां सबसे ज्यादा दर्द है। आयुष ने कांपते हाथों से उसे उठाया और सीने पर रख दिया। एक तेज प्रकाश फैला, जैसे कोई बंद दरवाजा खुला हो, और तब उसे फिर सिया की आवाज सुनाई दी, आयुष, अब तुम सुन पा रहे हो मेरे उस मौन को, जो मैं तुम्हें हर दिन कहना चाहती थी। मुझे जाने दो आयुष, और खुद को स्वतंत्र कर लो। तभी हम मिलेंगे, किसी और रूप में, किसी और जीवन में, बिना बोझ के, सिर्फ प्रेम में। कमरे में गहराती शाम उतर रही थी। हवा में अगरबत्ती की हल्की महक थी और मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। लेकिन आयुष के भीतर अब कोई कंपन नहीं था, बस एक शांति थी, एक समर्पण।
पथिक चुपचाप उसके पास बैठा था। उनके बीच अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक द्वार था, मोक्ष का द्वार, जिसे पार करना बाकी था। मैं उसे जाने देने के लिए तैयार हूं, आयुष ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वह ठहराव था जो केवल टूटने के बाद आता है। पथिक ने सिर हिलाया, जैसे वह उसी क्षण का इंतजार कर रहा था। तब सुनो, मृत्यु के पार आत्माएं बंधती नहीं, न याद से न वचन से। जो तुमने अब तक पकड़ा था वो सिर्फ शरीर था, उसकी आत्मा को अब मुक्त करो। विधि पथिक ने एक खाली कटोरी में जल भरा, उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाली और फिर एक सादी सी राख की रेखा उसमें घोल दी। यह जल स्मरण है, आत्मा को अंतिम विदा। तुम्हें इस जल में अपना हर भाव डालना होगा, प्रेम, पछतावा, यादें, अधिकार, और फिर इसे प्रवाहित करना होगा। और ध्यान रखना, तुम जो भी बांधोगे वो लौटेगा, जो भी छोड़ोगे वो शुद्ध होकर कहीं और खिलेगा। आयुष ने कटोरी को हाथ में लिया। उसके होंठ कांपे, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसके आंसू अब नहीं बहे, शायद वे भीतर बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, सिया, तुम मेरी जिंदगी थी, पर जिंदगी बंधन नहीं होती। तुम मेरी आदत बन गई थी, पर प्रेम आदत नहीं होता। मैंने तुम्हें हर जन्म में चाहा, पर अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, ताकि हम फिर कभी किसी और आकाश के नीचे मिल सकें, पूर्ण, स्वतंत्र और उजाले से भरे हुए। उसने जल कटोरी को खिड़की से बाहर धीरे धीरे बहा दिया, जैसे उसके भीतर का कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा बह गया हो। शांति कमरे में अब जैसे समय रुक गया था। पथिक उठ खड़ा हुआ। अब तुम मुक्त हो, और वो भी। तुम्हारा प्रेम अब सिर्फ स्मृति नहीं, अब वो ऊर्जा है। आयुष ने देखा, पथिक की परछाई अब हल्की हो रही थी, जैसे वह स्वयं भी एक देह नहीं, एक मार्गदर्शक आत्मा था। तुम कौन हो? आयुष ने पूछा, पहली बार पूरी श्रद्धा से। पथिक मुस्कुराया। जो मृत्यु को पार कर चुका है वो कोई एक नहीं रहता, वो सबके भीतर बन जाता है। एक दर्पण, एक उत्तर। अब तुम्हारे भीतर ही एक पथिक है, और कोई और कभी पूछेगा मृत्यु क्या है? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, बिना शोर किए, बिना छाया छोड़े, जैसे कोई सपना समाप्त हो गया हो। आयुष अब अकेला नहीं था, पर बिल्कुल अकेला था। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात उतर चुकी थी, पर उस रात में भी एक चांद था, शांत, मौन और पूर्ण, जैसे सिया अब वहीं कहीं हो, बिना शब्दों के, बिना चेहरों के, केवल एक आभा बनकर। पथिक अब जा चुका था। आयुष अब अकेला था, पर इस बार वह अकेलापन खाली नहीं था। उसमें एक मौन की गहराई थी, और उस गहराई में एक बीज डाला जा चुका था, समझ का, शांति का, पुनर्जन्म का। वो अब न सिया को रो रहा था, न खुद को। वो अब बस देख रहा था, हर उस चीज को जिसे वो पहले अनदेखा कर चुका था। घर के हर कोने में उसे सिया की उपस्थिति अब स्मृति नहीं, ऊर्जा लग रही थी। वो कपड़े नहीं जिनमें उसकी खुशबू थी, वो गाना नहीं जो वो गुनगुनाती थी, वो खामोशी नहीं जिसमें वो बैठी रहती थी। अब वे सब आत्मा के संकेत लगने लगे थे। एक नया अनुभव। एक सुबह ठीक सूरज उगने से पहले आयुष छत पर गया। उसकी आदत नहीं थी, पर आज कोई अदृश्य खिंचाव था। आकाश में हल्की सी ठंड थी, नीला रंग धीरे धीरे नारंगी में बदल रहा था। और तभी उसे एक छोटी सी बच्ची की हंसी सुनाई दी। नीचे गली में एक महिला चल रही थी, उसके साथ एक 3-4 साल की बच्ची। बच्ची ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसकी नजरें आयुष से टकराईं। आंखें वैसी ही गहरी, शांत, जानी पहचानी। आयुष ठिठक गया। वो सिर्फ एक बच्ची थी, पर उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी स्मृति चमक रही थी। बच्ची ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। आयुष ने धीरे से सिर झुकाया। उसने खुद से कुछ नहीं कहा, पर भीतर से एक वाक्य उभरा, क्या आत्मा लौटती है? पथिक की बात याद आई। प्रेम जब शुद्ध होता है तो वह किसी रूप में लौटता है, न वही चेहरा, न वही नाम, लेकिन वही कंपन,
वही आत्मा। बीज अंकुरित हो गया था। उस दिन आयुष ने अपने पुराने कैनवस निकाले। बरसों से पेंटिंग बंद कर दी थी उसने, लेकिन आज उसकी उंगलियां फिर रंगों में डूबना चाहती थीं। पहली ब्रश स्ट्रोक के साथ उसने जो चित्र बनाना शुरू किया वह थी सिया नहीं, बल्कि वो आत्मा जो जन्म लेती है, बिखरती है, सीखती है और फिर नए रूप में लौटती है। रात में उसने एक मोमबत्ती जलाई। उसने वही माला पहनी जो पथिक ने दी थी। अब उसमें हल्की नीली रोशनी थी। उसने कहा, मृत्यु क्या है? एक द्वार है, लेकिन प्रेम वो द्वार नहीं, वो पुल है जो आत्माओं को जोड़ता है। अब मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं वो लौटेगी, कभी किसी और रूप में, किसी और सुबह में। सिया के जाने के 3 महीने बाद दिल्ली की सर्दियां लौट आई थी। वो ही कुहासा, वो ही हल्की धूप। पर अब आयुष बदल चुका था। उसने अपने घर का एक कमरा खाली किया, दीवारें सफेद कराईं, एक कोना ध्यान के लिए सजाया और सामने एक बड़ा कैनवस खड़ा किया। यह कमरा अब उसका शून्य कक्ष था, जहां वह आत्मा की यात्रा को रंगों में उतारता था। पहली पेंटिंग, शोक का द्वार। वो चित्र एक बंद दरवाजे का था। दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधकार नहीं, स्मृतियां थीं। चूड़ियों की आवाज, अधूरी चाय और एक मुस्कुराहट जो कहीं गुम हो गई थी। नीचे छोटे शब्दों में लिखा था, हर आत्मा को अपने द्वार से गुजरना होता है। लोग आने लगे। एक दिन एक महिला आई। उसकी बेटी 6 महीने पहले गुजरी थी। वह बस बैठ गई, कुछ नहीं बोली। आयुष ने बिना कुछ पूछे एक चित्र बनाना शुरू किया और 1 घंटे बाद जब उसने वो पेंटिंग महिला को दी तो उसमें एक बच्ची एक खिड़की से झांक रही थी, लेकिन खिड़की के उस पार कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ सूरज की रोशनी थी। महिला रोने लगी, लेकिन ये रोना अब राहत का था। उस दिन से लोग आने लगे। कोई माँ जिसने अपने पति को खोया था, कोई बेटा जो पिता की याद में बिखर चुका था, कोई लड़की जिसकी बहन आत्महत्या कर गई थी। और हर बार आयुष एक चित्र बनाता था। वो चित्र नहीं होते थे, आत्मा की झलक होते थे। हर ब्रश स्ट्रोक में एक स्मृति होती थी, हर रंग में एक उत्तर। पथिक की वापसी। एक दिन देर शाम दरवाजा खुला। वही वृद्ध पथिक भीतर आया। अब उसके बाल और सफेद थे, आंखें और शांत। तो तुमने अपने भीतर का द्वार खोल लिया, उसने कहा। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मैं समझा हूं मृत्यु क्या है। नहीं, पथिक ने कहा, तुमने नहीं समझा। तुम अब मृत्यु हो, मतलब तुम अब लोगों के भीतर मरते हुए हिस्सों को देख सकते हो और उन्हें पुनर्जन्म दे सकते हो, रंगों में, स्पर्श में, मौन में। तो क्या मैं अब पथिक हूं? वृद्ध ने सिर झुकाया। तुम अब वह हो जिसे मृत्यु चुनती है उत्तर बनने के लिए। आयुष की अंतिम पेंटिंग का नाम था पुनः मिलन, जिसमें 2 आत्माएं धुएं और प्रकाश से बनी एक विशाल वृक्ष के नीचे मिल रही थीं। उस चित्र में कोई चेहरा नहीं था, फिर भी हर कोई कहता, ये सिया है। सर्दी की एक सुबह जब कुहासा छाया हुआ था और चाय की भाप में सोचें तैर रही थीं, आयुष अपनी बालकनी में बैठा था और तभी वो बच्ची फिर से दिखी। वही जो कुछ महीने पहले उसे गली में मिली थी। अब वो उसकी बिल्डिंग के सामने खेलने लगी थी, हर दिन थोड़ी देर और हर दिन एक नई मुस्कान लेकर। बातचीत की पहली झलक एक दिन वो ऊपर देखने लगी, फिर सीढ़ियां चढ़कर आयुष के दरवाजे पर आई। आप पेंटिंग बनाते हो? आयुष थोड़ा चौंका। हाँ, तुमने कैसे जाना? मुझे सपने में दिखा था। एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, उसमें एक औरत थी जो धुएं सी लगती थी पर मुस्कुरा रही थी। आयुष का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अन्विता। सवाल जो जवाब बनते हैं। अन्विता हर दिन आने लगी। कभी कुछ पूछती नहीं, बस बैठी रहती। आयुष को लगता जैसे कोई पुरानी आत्मा खामोशी में संवाद कर रही हो। एक दिन उसने आयुष से पूछा, मृत्यु क्या होती है? आयुष ने उसकी आंखों में देखा।
उसमें डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु वो जगह है जहां आत्मा कपड़े बदलती है, जैसे तुम रात को कपड़े बदलकर सोती हो और सुबह नई दुनिया में जागती हो। अन्विता मुस्कुराई और बोली, तब तो मैं कई बार मर चुकी हूं। फिर खिलखिलाकर हंस दी। एक रहस्य चित्र जो पहले से बने हैं। एक शाम जब अन्विता आयुष के स्टूडियो में बैठी थी, वो एक पुरानी अलमारी खोल बैठी। उसमें एक अधूरी पेंटिंग थी जो सिया की आंखों से प्रेरित थी। अन्विता ने उसे देखा और अचानक बोली, ये तो मुझे देख रही है, मैं जानती हूं इसे। आयुष का दिल कांप गया। उसने पूछा, कहां देखी है? अन्विता बोली, रात में जब मैं रोती हूं तो ये मुझे चुप कराती है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से उसने पूछा, क्या तुम सिया हो? अन्विता ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं अन्विता हूं, पर वो मेरे भीतर है। कभी कभी वो मुझे चीजें बताती है जो मैं जानती नहीं। मृत्यु का उत्तर उस रात आयुष ने पहली बार समझा। मृत्यु का उत्तर कभी एक शब्द में नहीं होता, वो एक अनुभव होता है जो कभी सपना बनकर आता है, कभी बच्ची की हंसी बनकर और कभी मौन में छुपा एक स्पर्श बनकर। सिया लौट आई थी, नाम बदलकर, शरीर बदलकर, पर उसकी आत्मा अब एक नई यात्रा पर थी। और आयुष, वो अब केवल शोक का चित्रकार नहीं था, अब वह जीवन और मृत्यु के बीच के पुल का रक्षक बन गया था। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। यह बात आयुष अब समझ चुका था। वो दिन था जब दिल्ली की ठंडी हवाओं में वसंत की पहली सुगंध घुल रही थी। आयुष स्टूडियो में कुछ पुरानी किताबें निकाल रहा था और तभी एक किताब की पुरानी जिल्द के बीच से एक पीला सा लिफाफा फिसला और नीचे गिरा। सिया की लिखावट लिफाफा उस समय का था जब सिया जीवित थी, पर उसने यह पत्र कभी आयुष को नहीं दिया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सांस रोकी और वह पत्र खोला। कागज पर वो ही जाना पहचाना खुशबू था, वो ही गोल अक्षरों वाली लिखावट, मेरे आयुष के नाम। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब उस रूप में नहीं रही जैसी तुमने मुझे जाना था, लेकिन जान लो, मृत्यु मेरे लिए अंत नहीं थी, बस एक नया द्वार था। तुमने हमेशा मुझसे पूछा, मृत्यु क्या है? मैं बताना चाहती थी, लेकिन शब्दों में वो बात कभी नहीं आ सकी। तो मैंने सोचा, जब मैं न रहूं तब तुम यह पढ़ो, ताकि जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत हो, मैं फिर तुम्हारे पास रह सकूं। इस पत्र में आयुष, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से जुड़ी है, मृत्यु वो है जहां एक रिश्ता अपने पुराने रूप को छोड़ता है और एक नया रूप अपनाता है। मैं जानती हूं तुम दुख से टूट जाओगे, पर तुम टूटना नहीं, टूटे हुए हिस्सों से कला बनाना, मेरी मुस्कुराहट को रंग में बदल देना, मेरी आवाज को किसी कविता में और मेरी याद को किसी अनजान चेहरे की मुस्कान में। और जब कभी कोई बच्ची तुम्हारे सामने आकर तुम्हें यूं देखे जैसे वो तुम्हें जन्मों से जानती हो, तो समझ जाना मैं वही हूं, तुम्हारी सिया। चुप्पी में एक स्पर्श। आयुष बहुत देर तक वो पत्र हाथ में लिए बैठा रहा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं थे, इनमें सुकून था, स्पर्श था और एक गहरी समझ थी। वो उठा और अन्विता के कमरे की ओर देखा, जहां वो एक छोटी कुर्सी पर बैठी रंगों से खेल रही थी। वो मुड़ा और अपने स्टूडियो की दीवार पर उस पत्र को फ्रेम कर दिया। नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मृत्यु क्या है? वह प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता। हमारी दूसरी कहानी है मन क्या है। रात के 2 बज चुके थे। बाहर का शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन विवेक की आंखों में नींद नहीं थी। केवल एक सपना था जो हर कुछ दिनों बाद फिर से लौट आता था। वही सपना, वही दरवाजा। वह एक अंधेरे गलियारे में खड़ा होता है। सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा, जंग लगा हुआ,
जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। वह हाथ बढ़ाता है, दरवाजा कराहता है और धीरे धीरे खुलता है, लेकिन उसके भीतर कुछ नहीं होता, न कोई कमरा, न रोशनी, बस घना अंधकार। पर उस अंधेरे में भी एक अजीब सी उपस्थिति होती है। कोई सांस ले रहा हो, कोई छुपा हुआ चेहरा उसे घूर रहा हो। हर बार की तरह वह सपना यहीं खत्म हो जाता है। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। एक बार फिर वह उसी सवाल में डूब गया, ये सपना आखिर कहता क्या है। वह कमरे से निकलकर बालकनी में आ गया। जुलाई की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर उसके भीतर की बेचैनी नहीं थमी। नीचे सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी और उस रोशनी में उड़ती धूल जैसे स्मृतियों की परतें हों। उसका मन शांत नहीं था। विवेक एक 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक सफल नौकरी, अच्छा घर और बाहर से देखो तो सब कुछ ठीक, पर भीतर कुछ ऐसा था जो वर्षों से अनकहा, अनछुआ और अधूरा था। उसने खुद से पूछा, क्या कोई बात है जो मैंने कभी महसूस नहीं की? क्या कोई स्मृति है जो बार बार दरवाजा बनकर मेरे सपनों में लौटती है? उसे बचपन की एक धुंधली तस्वीर याद आई। वह अकेला कमरे में बैठा रो रहा है। बाहर उसके माता पिता की लड़ाई हो रही है। वह अपने कान बंद कर लेता है और तभी वह अपने मन में पहली बार एक दरवाजा बनाता है। एक दरवाजा जो उसे उस शोर से बचाए। क्या वह सपना उसी दरवाजे का प्रतीक है? सपने, मन, स्मृतियां, पहचान, ये सब शब्द उस रात एक चक्रव्यूह की तरह घूम रहे थे। विवेक जानता था कि अब ये महज सपना नहीं है, यह एक संकेत है। कोई भीतर से खटखटा रहा है, कोई जो सालों से चुप था। उसने सोचा, क्या मन एक दरवाजा है, या कई दरवाजों वाला मकान, या शायद एक भूल भुलैया। वह बालकनी में बैठा रहा जब तक कि दूर मंदिर की पहली घंटी नहीं बजी। सुबह होने वाली थी और शायद एक नई यात्रा भी। उसने तय कर लिया, अब वह अपने सपनों से भागेगा नहीं। अब वह उस दरवाजे के पार जाएगा, चाहे वहां जो भी छिपा हो। वह मन को समझेगा। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से भीतर सरक रही थी, लेकिन विवेक की आंखों में अब भी रात वाली बेचैनी मौजूद थी। रात उसने मुश्किल से 1-2 घंटे ही सोया होगा, लेकिन उस कमजोरी में भी एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे भीतर कुछ जाग गया हो। वह चाय बना रहा था जब रेडियो पर एक पुराना गीत बजा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वह गीत उसे 20 साल पीछे ले गया। बचपन। विवेक 7 साल का था। एक छोटा सा घर जहां हर दीवार पर शब्दों की खरोंच थी। उसके माता पिता के बीच का रिश्ता धीरे धीरे संवाद से चुप्पी की ओर बढ़ रहा था। पापा अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते और जब लौटते तो माँ के सवालों पर चुप्पी से जवाब देते। माँ गुस्से में चीजें फेंकती, रोती और फिर कमरे में बंद हो जाती। और विवेक, वह कमरे के एक कोने में बैठकर सब कुछ देखता था, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक कोना बना लिया था, एक आंतरिक जगह जहां वह छुप सकता था, जहां वह रो सकता था, बोल सकता था, लेकिन बिना कोई आवाज किए। वहीं शायद उसका मन पहली बार आकार लेने लगा था। एक शाम की बात है। माँ पापा से लड़ाई के बाद बेहोश हो गई थीं। विवेक दौड़कर उनके पास गया, पर रोया नहीं, सिर्फ उनकी उंगलियां पकड़कर बैठा रहा। तब पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा था, अगर मैं कुछ नहीं कहूं तो क्या सब कुछ शांत हो जाएगा? उसने तब से बहुत कुछ कहना छोड़ दिया था। आज इतने सालों बाद वह उस चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहा था। विवेक मन ही मन बुदबुदाया, क्या मन चुप्पियों से बनता है? क्या वह उन बातों का संग्रह है जो हम कभी कह नहीं पाते? उसने पुराना एक फोटो एल्बम निकाला। एक तस्वीर में वह अपनी माँ की गोद में था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसे याद था उस दिन माँ ने उसके पापा से झगड़ा करने के बाद ही वह तस्वीर खिंचवाई थी। मन कितने स्तरों का संगम है, ऊपर हंसी और नीचे शोर। दोपहर में वह एक कॉफी शॉप गया।
अकेले बैठने के लिए। पास की मेज पर दो लड़के आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक लड़की मोबाइल पर वीडियो बना रही थी और विवेक, वह अपनी नोटबुक में सिर्फ एक पंक्ति लिख रहा था, मन वो नहीं जो दिखता है, मन वो है जो छिपता है। वह जान चुका था कि उसके मन की यात्रा अब पीछे नहीं लौटेगी। हर खामोशी, हर दबा हुआ शब्द अब सामने आना चाहता था। वह खुद को खोलने को तैयार था, उस दरवाजे की तरह जो हर रात उसके सपनों में खुलता है। कॉफी शॉप से लौटते वक्त विवेक ने अपने चेहरे को शीशे में देखा, बस यूं ही, एक आदत की तरह। लेकिन उस दिन आईने में जो चेहरा था, उसे देखकर वह पल भर को रुक गया। चेहरा वही था, हल्की दाढ़ी, थकी आंखें, माथे की कुछ महीन लकीरें, लेकिन कुछ और भी था, जैसे उस चेहरे के पीछे कोई और भी खड़ा था। एक परछाई, एक दूसरा मैं। उस रात जब वह घर लौटा तो अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने से पहले वह कुछ देर ठहर गया। उसे अंधेरे में बैठना अच्छा लगने लगा था, जैसे वहां कुछ छुपा हो जिसे उजाला डराता हो। सोफे पर बैठते हुए उसने खुद से सवाल किया, क्या इंसान सिर्फ एक चेहरा होता है, या हर इंसान के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो मन छुपा लेता है। वह सोचते सोचते उठा और अपने लैपटॉप पर एक फोल्डर खोला। सेल्फ 2015। ये वह साल था जब वह बहुत अकेला था। एक ब्रेकअप, करियर में ठहराव और लगातार खुद से जूझने वाला समय। वह तस्वीरें देखता गया। हर तस्वीर में वह मुस्कुरा रहा था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, छुट्टियों में पहाड़ों पर खड़ा था, सेल्फी ले रहा था। पर वह जानता था, उन पलों में भीतर एक चुप्पी थी, एक नकाब जो चेहरे पर था। वह नकाब भी मेरा हिस्सा है क्या? सुबह उसने एक डायरी उठाई और उसमें पहली बार लिखा, मेरा मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक जो दिखता है, एक जो देखता है, एक जो बोलता है और एक जो भीतर चुपचाप सुनता है। दोपहर में ऑफिस की एक मीटिंग थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, प्रोजेक्ट्स, डेटा, टारगेट्स। पर विवेक ने खुद को एक अजीब सी स्थिति में पाया। वह खुद को बोलते हुए सुन रहा था, जैसे उसका एक हिस्सा बातें कर रहा हो और दूसरा हिस्सा उसे बाहर से देख रहा हो। ये क्या बोल रहा है? ये तो तुम नहीं हो। तुम सिर्फ बोलना जानते हो, महसूस करना भूल गए हो। विवेक डर गया, क्या मैं पागल हो रहा हूं? लेकिन फिर उसके भीतर की एक शांत आवाज बोली, नहीं, अब तुम जाग रहे हो। उस दिन शाम को वह आईने के सामने फिर खड़ा हुआ और इस बार उसने खुद से कहा, तुम जो हो वो तुम नहीं हो। तुम जो छिपाते हो वो शायद असली तुम है, पर क्या मैं उसे पहचान सकता हूं? उसने पहली बार ध्यान करने की कोशिश की, आंखें बंद की, सांसें सुनी और भीतर शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। एक भीड़ जिसमें हर चेहरा उसका ही था, डरे हुए, छुपते हुए, अकेले और फिर भी जिंदा। शहर के एक पुराने हिस्से में एक छोटी सी बिल्डिंग के तीसरे माले पर एक नाम पट्टिका लटक रही थी, डॉ. रागिनी अवस्थी, मनोविश्लेषण एवं परामर्श। विवेक वहां पहली बार आया था। न उसने कभी मनोवैज्ञानिक से बात की थी, न ही अपने मन के अंदर किसी को झांकने दिया था। लेकिन अब वो अपने ही भीतर भटकने लगा था और वह जानता था कि अकेले यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती। कमरा सादा था, लकड़ी की मेज, दो कुर्सियां और दीवार पर एक शांत झील की तस्वीर। डॉ. रागिनी की आवाज कोमल थी, लेकिन निगाहें सीधी थीं। आप किस लिए आए हैं विवेक? उन्होंने पूछा। विवेक चुप रहा, फिर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं और क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख रहा हूं पर पहचान नहीं पा रहा। वो कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, कभी सोचा है हम जो सोचते हैं वो मन है या मन की छाया? विवेक को जैसे किसी ने झटका दिया हो। क्या मतलब? उसने पूछा। डॉ. रागिनी मुस्कुराई, हमारा मन सिर्फ विचारों से नहीं बना, वो बना है यादों, अनुभवों, दबे हुए डर, अधूरी इच्छाओं और झूठी पहचान से।
और इसी में सबसे बड़ा भ्रम है कि हम इसे समझते हैं। अगले 1 घंटे में विवेक से कई सवाल पूछे गए। बचपन की यादें, रिश्तों के अनुभव, डर, क्रोध, प्रेम, सब। एक सवाल आया जिससे वह चुप हो गया। आपका सबसे गहरा डर क्या है? विवेक बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाया, फिर धीमे से बोला, शायद कि मैं अकेला हूं, या कि मैं जो सोचता हूं कि मैं हूं वो सच ही नहीं है। सत्र समाप्त होने के बाद रागिनी ने उसे एक अभ्यास दिया। हर दिन अपने विचारों को बिना फिल्टर किए डायरी में लिखो। जो तुम सोचते हो वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन वो झूठ भी कुछ कहता है। उस रात विवेक ने डायरी खोली। वह लिखता गया, मुझे डर है कि मैं नकली हूं। मैं हर बार हंसता हूं जब अंदर रो रहा होता हूं। मुझे लगता है मेरे मन में एक गुप्त कमरा है जिसे मैंने खुद कभी नहीं खोला। और फिर अचानक उसकी कलम रुक गई। एक स्मृति कौंधी। एक बार मां ने उससे कहा था, विवेक, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमेशा चुप क्यों रहते हो? उसने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि तब भी वह नहीं जानता था कि उस चुप्पी में क्या है। अब जाकर वह समझने लगा था, उसका मन सिर्फ एक सोचने वाला हिस्सा नहीं था, वह एक भूल भुलैया था, जहां रास्ते जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे खुद को ही बदलते जाते थे। और सबसे बड़ा धोखा, जो आवाज भीतर बोलती है वो हमेशा तुम्हारी नहीं होती। कई बार वह मां की आवाज होती है, या समाज की, या किसी पुराने डर की, और हम उसे अपना मन समझ बैठते हैं। विवेक ने उस रात सोने से पहले खुद से पूछा, अगर मैं अपने मन का भ्रम तोड़ दूं तो क्या मैं खुद से मिल सकूंगा? उससे जवाब नहीं मिला, लेकिन पहली बार वह बिना डर के उस जवाब का इंतजार करने को तैयार था। उस रात विवेक ने जल्दी बत्ती बुझा दी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जाग रहा था, जैसे किसी गहराई में उतरने की तैयारी कर रहा हो। आंखें बंद होते ही सपना शुरू हो गया। वही पुराना गलियारा, वही जंग लगा दरवाजा, लेकिन इस बार दरवाजा खुलने के बाद वहां अंधकार नहीं था। इस बार सामने एक छोटा कमरा था, मिट्टी की दीवारें, छत से लटकता बल्ब, और एक बच्चा जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था। वह बच्चा विवेक खुद था, 7-8 साल का, घुटनों में सिर छुपाए। पास ही उसकी मां खड़ी थी, आंखों में आंसू। पीछे पापा थे, गुस्से में कुछ बोलते हुए बाहर जा रहे थे, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे किसी ने उस दृश्य का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। विवेक ने सपना देख रहे खुद से पूछा, तू रो क्यों रहा है? बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें विवेक की आंखों से मिली। फिर वह बोला, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुनता। विवेक की आंख खुली, तेज सांसें, गला सूखा हुआ। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे। वह सीधा डायरी उठाकर लिखने बैठ गया। मन सिर्फ सोचने की जगह नहीं है, ये स्मृतियों का संग्रहालय है। हर सपना, हर छवि एक दरवाजा खोलती है। दिन में वह फिर रागिनी से मिला। उसने सपना बताया। रागिनी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, विवेक, कई बार जो बातें हमारी चेतना सहन नहीं कर पाती, वे स्मृति बनकर दबी रह जाती हैं, पर वे मरती नहीं। वे रूप बदलकर लौटती हैं, सपनों में, अचानक डर में, या किसी खामोशी में। विवेक ने पूछा, तो क्या सपने झूठ नहीं होते? वह बोली, सपने झूठ नहीं होते, वे प्रतीक होते हैं, जैसे मन खुद को समझाने के लिए चित्र बनाता हो। उस शाम विवेक अपनी मां के पुराने घर गया। वर्षों बाद घर अब वीरान था, दीवारों पर सीलन थी, पर उसकी यादें वहां अब भी जीवित थीं। उसने एक पुराना संदूक खोला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, एक रेशमी दुपट्टा और एक पुरानी चिट्ठी, मां की लिखावट में, विवेक, अगर कभी तुम बड़ा होकर ये पढ़ो तो जान लेना, मैंने कोशिश की थी तुम्हें एक सुरक्षित दुनिया देने की, पर मैं खुद टूटी हुई थी। विवेक की आंखें भर आईं। उसका मन एक और दरवाजा पार कर चुका था। वह समझ रहा था, मन की स्मृतियां वो चिट्ठियां हैं
जो कभी भेजी नहीं गई पर हर रात हमें पढ़ने को मजबूर करती हैं। उस दिन शाम को विवेक ने नीलिमा की प्रोफाइल फिर से देखी। नीलिमा उसकी पुरानी प्रेमिका, 2 साल साथ रहे थे। रिश्ते में भावनाएं थीं, बातें थीं, हंसी थी। फिर एक दिन बिना किसी शोर के सब खत्म हो गया था, जैसे किसी ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया हो। उसने कभी नीलिमा से सीधे पूछा नहीं कि क्यों गई, और न ही नीलिमा ने उसे कभी बताया कि क्या कमी थी। वो बस चली गई और वह हमेशा के लिए अटक गया। अब इतने समय बाद जब विवेक मन के तहखानों में उतर रहा था तो नीलिमा भी उसकी स्मृतियों में लौट आई, न सिर्फ एक प्रेमिका की तरह बल्कि एक दर्पण की तरह। रागिनी से अगली मुलाकात में उसने पूछा, क्यों मेरे रिश्ते टिकते नहीं? मैं प्यार करता हूं, लेकिन शायद मैं उसे जाहिर नहीं कर पाता। क्या यह भी मन का हिस्सा है? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते वो जमीन है जहां मन अपनी जड़ें फैलाता है। अगर मन डर, दबाव या अधूरी स्मृतियों से भरा हो तो वो किसी और को जगह कैसे देगा? विवेक को याद आया, नीलिमा अक्सर कहती थी, तुम पास होकर भी बहुत दूर लगते हो। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे पास रहकर भी वह दूर लग सकता है। अब उसे एहसास हुआ, उसका मन एक भूल भुलैया बन चुका था। जहां वह खुद ही रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो दूसरों को क्या रास्ता देता। रात को उसने नीलिमा को एक लंबा मेल लिखा, न कोई आरोप, न कोई शिकायत, सिर्फ एक स्वीकार। मैं समझ नहीं पाया कि मन को बांटना भी एक कला है। मैं अपने ही मन के भीतर इतना उलझा हुआ था कि तुम्हें उसमें जगह नहीं दे पाया। शायद हम अलग होना ही ठीक था, लेकिन अब मैं जानता हूं, मन का प्यार शब्दों से नहीं, समझ से पैदा होता है। मेल भेजा या नहीं, यह जरूरी नहीं था। जरूरी था वह स्वीकार जो पहली बार मन के एक और कोने में उजाला कर गया। विवेक ने डायरी में लिखा, रिश्ते बाहरी नहीं होते, वे दो मनों के बीच की अनकही बातचीत होते हैं। अगर मन स्पष्ट नहीं तो प्रेम भी अधूरा ही रह जाता है। अगले दिन उसने अपने पिता से मिलने का निश्चय किया। वर्षों से वह रिश्ता भी किसी पुराने कोने में ठहरा हुआ था। अब वह जानता था, अगर अपने मन की गांठें नहीं खोलोगे तो दुनिया की सारी बाहें भी तुम्हें गले नहीं लगा पाएंगी। शहर की तेज रफ्तार से दूर उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, कोटियाल। विवेक वहां अकेले गया था, बिना लैपटॉप, बिना फोन नेटवर्क, बिना किसी को बताए। बस एक बैग, कुछ किताबें, एक डायरी और अपने सवालों से भरा हुआ मन। गांव के बाहर एक पुराना पहाड़ी घर था जहां वह रुका। पास ही बहती थी मंदाकिनी, शांत, ठंडी, पारदर्शी। पहली ही रात उसने महसूस किया कि भीड़ से निकलना आसान होता है, पर खुद से अकेले बैठना सबसे मुश्किल। पहले दिन वह बार बार कुछ करना चाहता था, चलना, लिखना, पढ़ना। लेकिन दूसरी शाम जब उसने ध्यान करने की कोशिश की तो भीतर अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे मन चिल्ला रहा हो, तू मुझे सुन क्यों रहा है? तू तो हमेशा भागता रहा है। वह उठ खड़ा हुआ, कमरे के बाहर आया और नदी के किनारे बैठ गया। न वहां कोई आवाज थी, न कोई व्यक्ति, सिर्फ पानी की लय। कुछ देर बाद उस लहरों की लय में कुछ छिपा महसूस हुआ। शब्दों के बिना कोई संवाद, मौन की गूंज। तीसरे दिन विवेक ने पहली बार खुद से जोर से पूछा, कौन हूं मैं जब मैं किसी से बात नहीं कर रहा, जब न कोई मेरा नाम ले रहा, न मुझे देख रहा। सन्नाटा, और उस सन्नाटे में भीतर से धीमी आवाज आई, मैं वही हूं जो सुनता है। उसे याद आया, बचपन में वह घंटों अकेले कमरे में बैठा रहता था। तब भी वह कुछ सुनता था, माँ की रुलाई, पड़ोसी के रेडियो की आवाज, दीवार पर चलती छिपकली की सरसराहट। अब वह समझ रहा था, मन सुनना जानता है, लेकिन हमने उसे बोलने की आदत डाली है। 5वें दिन उसने बिल्कुल मौन व्रत लिया, न किसी से बोला, न डायरी में लिखा, बस बैठा रहा, चुपचाप, नदी की तरह।
शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा तो विवेक ने पहली बार अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई भीतरी बोझ उतर गया हो। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया हो, बिना शोर, बिना डर, बिना प्रयास। रात को उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, मौन डरावना नहीं होता, डरावना वो शोर होता है जो हम भीतर से छुपाने की कोशिश करते हैं। अब वह जानता था कि मन को समझने के लिए कभी कभी मन को चुप रहने देना जरूरी है, क्योंकि जो जवाब शोर में नहीं मिलते वे मौन की गूंज में धीरे धीरे सामने आते हैं। कोटियाल गांव के पास एक पहाड़ी रास्ता था जो ऊपर एक छोटी कुटी की ओर जाता था। स्थानीय लोग उसे बाबा की कुटी कहते थे, एक सादा सा स्थान जहां स्वामी आत्मबोध वर्षों से मौन साधना कर रहे थे। विवेक को स्वामी आत्मबोध के बारे में एक स्थानीय बुजुर्ग से पता चला। बुजुर्ग ने बस इतना कहा था, अगर तुम मन के पार जाना चाहते हो तो एक बार उनसे आंखें मिलाना, बिना कोई प्रश्न पूछे। विवेक को यह वाक्य अजीब लगा, लेकिन भीतर कोई पुकार रही थी जो उसे उस कुटी की ओर ले चली। कुटी पहाड़ी की चोटी पर थी, चारों ओर देवदार के पेड़, हवा में मिट्टी की महक और एक असाधारण शांति। कुटी के बाहर पत्थर पर बैठा एक वृद्ध साधु आंखें बंद किए शांत थे। उनका चेहरा उम्र से नहीं, अनुभव से थका हुआ लगता था। विवेक ने पास जाकर प्रणाम किया। स्वामी ने आंखें खोली, धीमी, गहरी और स्थिर निगाहें। विवेक ने देखा, उनकी आंखों में कोई आकांक्षा नहीं थी, न उत्सुकता, न स्वागत, न अस्वीकार, बस देखना। स्वामी बोले नहीं, उन्होंने पास की जमीन की ओर इशारा किया। विवेक वहां बैठ गया। कुछ क्षणों तक सिर्फ मौन रहा। फिर स्वामी ने पहली बार प्रश्न किया, तू किसे खोजता है? विवेक ने धीरे से कहा, मैं अपने मन को समझना चाहता हूं। स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, समझने की चाह ही मन है। विवेक चौंका। फिर क्या मुझे चाह छोड़नी होगी? स्वामी बोले, नहीं, सिर्फ ये जानना होगा कि तू मन नहीं है। फिर मैं क्या हूं? स्वामी उठे। वह पास के एक छोटे तालाब की ओर गए। पानी बिल्कुल शांत था, उसमें नीला आकाश और पेड़ साफ दिख रहे थे। स्वामी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका, जल में लहरें उठीं, छवि टूट गई। उन्होंने कहा, पानी में जब कोई विचार गिरता है तो उसका प्रतिबिंब भी कांप जाता है, पर तू पानी नहीं, तू वो है जो इस कांपते प्रतिबिंब को देख रहा है। विवेक बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसके भीतर कोई घंटा धीरे से बजा हो। उसे लगा, अभी तक जो वह अपने मन को समझ रहा था वह असल में उसका सार नहीं, उसकी परछाई थी। वह स्वामी के पास 3 दिन रहा। इन 3 दिनों में कोई उपदेश नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ मौन, ध्यान और कभी कभी एक एक पंक्ति जैसे बूंदें। मन को देखो, उसमें मत बहो। जो मन को पकड़ने की कोशिश करता है वही उसमें खो जाता है। तू वही है जो अभी इस सब को देख रहा है, बस देख, कुछ मत कर। तीसरे दिन विदा लेते वक्त स्वामी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम उस द्वार तक आ गए हो जहां से भीतर जाना है, पर याद रखना, भीतर कोई उत्तर नहीं, केवल मौन है, और वही मौन सत्य है। विवेक पहाड़ से लौटते समय हल्का महसूस कर रहा था, जैसे अब वह अपने मन के साथ युद्ध नहीं, संवाद करने को तैयार था। उसे अब कोई जवाब नहीं चाहिए था, उसे प्रश्नों के साथ शांति बनानी आ रही थी। उस रात उसने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा, मैं मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो मन को देखता है, और यह जानना ही पहला द्वार है। पर्वत से लौटने के बाद विवेक की जीवन दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर चीज को देखता था, पर पकड़ता नहीं था। हर भावना को महसूस करता था, पर उसमें डूबता नहीं था। लेकिन जीवन कब किस मोड़ पर कौन सी परीक्षा ले ले, यह किसी को नहीं पता। दिल्ली लौटने के 3 दिन बाद एक भारी बारिश वाली रात विवेक एक टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। सड़कें फिसलन भरी थीं। टैक्सी का ड्राइवर तेज था और तभी सामने से एक ट्रक आया।
एक तीखा हॉर्न, एक झटकेदार ब्रेक और अंधकार। कुछ भी स्पष्ट नहीं था। विवेक को लगा जैसे वह किसी शून्य में गिर रहा है। न आवाज, न प्रकाश, न शरीर, सिर्फ एक हल्की सी चेतना, एक अनुभव कि मैं अभी भी हूं, लेकिन कौन हूं? न कोई नाम था, न चेहरा, न विचार, न स्मृति, बस एक होने की अनुभूति। धीरे धीरे एक उजाला फैला। कोई आकृति नहीं, बस एक रोशनी जो बाहर नहीं भीतर थी। और फिर उसने देखा जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। उसने खुद को देखा हर रूप में जो वह बना था। एक बच्चा जो डरता था, एक प्रेमी जो अधूरा था, एक बेटा जो हमेशा साबित करना चाहता था, एक प्रोफेशनल जो पहचान के पीछे भागता था। फिर जैसे सब पिघलने लगे, वह चेहरे गिरते गए और अंत में कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैं, बिना नाम, बिना गुण, बिना भूत और भविष्य। तभी एक झटका। अस्पताल की बेड पर उसने आंखें खोली। डॉक्टर कह रहा था, चमत्कार है कि आप बच गए। विवेक मुस्कुराया, पर अब वह बचने से ज्यादा जागने को महत्व दे रहा था। उसे पता चल चुका था, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि मन के बनाए हुए मैं का विसर्जन है। अस्पताल में 3 दिन के बाद उसने डायरी में लिखा, जब शरीर नहीं था, जब नाम नहीं था, तब भी मैं था। तो क्या मैं मन हूं? नहीं, मन एक बादल है, मैं आकाश हूं। उसने अब तय कर लिया था, वह अब जीवन नहीं जिएगा जैसे पहले जीता था। अब वह हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे वह पहली बार देख रहा हो, क्योंकि मृत्यु से लौटकर वह जान चुका था, मन मरता है, पर जो सच में मैं है वह कभी नहीं। मृत्यु से लौटने के बाद विवेक बदला नहीं था, वह शून्य हो गया था। न पहले जैसा बचा, न किसी छवि की चिंता रही। वह अब किसी दौड़ में नहीं था। उसे कुछ पाना नहीं था, कुछ साबित नहीं करना था। अब उसका जीवन सिर्फ एक अनुभव था, जागते हुए जीना। दिल्ली की उसी भीड़भाड़ भरी जिंदगी में अब वह हर सुबह उठता, खिड़की खोलता और बस आकाश देखता। कभी कभी घंटों बैठा रहता, बिना कुछ सोचे। मन आता विचारों की तरह, जाता हवा की तरह, पर अब वह खुद को इनसे जोड़ता नहीं था। एक दिन उसकी पुरानी मित्र अदिति मिलने आई। वह वर्षों बाद मिली थी, अभी भी वही जिज्ञासु, विचारों से भरी हुई। बैठते ही उसने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो गए? क्या कोई उत्तर मिल गया? विवेक मुस्कुराया, धीरे से बोला, अब उत्तर खोजता नहीं, क्योंकि प्रश्न भी हवा की तरह आते हैं और मैं अब सिर्फ हवा को देखता हूं, उसमें बहता नहीं। अदिति थोड़ी उलझ गई, पर तुमने कहा था मन को समझना है, तो मन क्या है? विवेक ने मौन में उसकी आंखों में देखा, जैसे कोई झील बिना शब्दों के बोल रही हो। फिर बोला, मन एक दर्पण है जो हर चीज को दिखाता है पर खुद को नहीं जानता। जब तक हम दर्पण में उलझे हैं, हम छवि को सच मानते हैं, पर एक दिन हम पीछे हटते हैं और तब दिखता है, मैं वह नहीं जो दिखता है, मैं वह है जो देख रहा है। आदित्य चुप हो गई। उसने कभी विवेक को इस तरह नहीं देखा था। कुछ पल बाद उसने कहा, तो तुम अब सिर्फ देख रहे हो? विवेक ने सिर हिलाया, हाँ। और जब सिर्फ देखना होता है, तब मन खुद मौन हो जाता है। तब भीतर वही शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस रात विवेक ने अपनी अंतिम डायरी में लिखा, मन समझने की चीज नहीं, छोड़ने की कला है। जब तक हम इसे पकड़ते हैं, यह भागता है। जब हम बैठ जाते हैं मौन में, तब यह लौट कर एक बच्चा बन जाता है, सरल, निर्दोष और चुप। वर्षों बाद विवेक एक ध्यान केंद्र में सिखा रहा था, किसी धर्म या संप्रदाय का हिस्सा नहीं, बस मौन और देखने की साधना। उसके पास लोग आते, सवाल लाते, वह बस उन्हें देखने की कला सिखाता। उसकी अंतिम पंक्तियां थीं, मन को युद्ध मत समझो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह सिर्फ एक बहती नदी है और तुम वो किनारा हो जो हर लहर को देखता है पर बहता नहीं।